नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 26 जुलाई 2024 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का। कर्नाटक का जो बिल है ना, लोकल्स को रिजर्वेशन देने से संबंधित, वो देखो सिर्फ एक सिम्टम है, बड़ी प्रॉब्लम कुछ और है। बड़ी प्रॉब्लम जहाँ एक तरफ रीजनलिज्म है, बड़ी प्रॉब्लम जॉब क्राइसिस है, बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है। तो डिटेल से इस इशू को डिस्कस करेंगे। फिर देखो ये जो आर्टिकल है वो आईआर का है। प्रधानमंत्री मोदी की रशिया विजिट। राइटर ये कहती हैं सुहासिनी हैदर, प्रधानमंत्री मोदी की इस रशिया विजिट से जाहिर होता है इंडिया ने ना रशिया रिलेशंस पे एक बड़ा बैट खेला है। लेकिन क्या वेस्ट की नाराजगी मोल लिए इंडिया रशिया के साथ अपने रिलेशंस को आगे ले जा सकता है? समझेंगे इस आर्टिकल में। तीसरा आर्टिकल फिर आज कारगिल विजय दिवस से संबंधित है। आज 26 जुलाई है, तो इस दिन हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, तो इससे संबंधित हम इशू डिस्कस करेंगे। चलिए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल लोकल्स के लिए जॉब रिजर्वेशन, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और रीजनलिज्म से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? कर्नाटक की सरकार हाल ही में एक बिल लेके आई, लोकल्स के लिए मैनेजमेंट वाली जॉब्स में 50% रिजर्वेशन और नॉन मैनेजमेंट जॉब्स के लिए तो बल्कि 70% से ज़्यादा रिजर्वेशन। तो इसके बाद देखो काफ़ी हल्ला मचा। इस प्रकार से सभी राज्यों की सरकारें अपने अपने लोकल्स के लिए जॉब रिजर्व कर लेंगी तो फिर देश कहाँ जाएगा। इवन इंडस्ट्री वालों ने भी काफ़ी हल्ला मचाया कि भाई एक बात बताओ, हम मेरिट पे ध्यान दें या फिर इस चीज़ पे ध्यान दें कि जिसको हम हायर करने वाले हैं उसका डोमिसाइल कहाँ का है। बहुत लोगों ने बोला कि इससे तो कर्नाटक में इंडस्ट्रीज आएंगे ही नहीं, इन्वेस्टमेंट आएगी ही नहीं। तो डर के ना एकदम से कर्नाटक की सरकार ने ना बिल को होल्ड पे डाल दिया। लेकिन राइटर बोलते हैं कर्नाटक सरकार का जो बिल है ना, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई राज्य सरकार इस प्रकार का बिल लेकर आई हो। पहले भी बहुत सारी राज्य सरकारें इस प्रकार का बिल लेकर आई हैं। तो विभिन्न राज्यों सरकारों का लोकल्स के लिए जॉब रिजर्व करना ये ना एक बड़ी प्रॉब्लम का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन मतलब सिम्टम है। लेकिन देखो बड़ी प्रॉब्लम यानी रूट काज क्या है? रूट काज है हमारे देश में जॉब क्राइसिस। रूट काज है हमारे देश में रीजनल सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। मतलब कुछ राज्य काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और कुछ राज्य डेवलपमेंट की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गए हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं ये चीज़ देखो सिर्फ हमारे देश में नहीं देखने को मिल रही, बल्कि डेवलप कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि इस प्रकार से माइग्रेंट्स के अगेंस्ट एक हेट्रेड का माहौल देखने को मिलता है। जैसे यूएसए में देखिए, यूरोप में देखिए, आरोप ये लगाया जाता है कि यूएसए में बाहर के माइग्रेंट वर्कर्स आके यूएसए के लोकल लोगों की जॉब ले रहे हैं। यूरोप में भी ऐसे ही आरोप लगते हैं माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर कि वो बाहर से आके हमारी जॉब ले रहे हैं। बट इंडिया में ये जो पॉइंट है ना, ये रीजनलिज्म से ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कर्नाटक के लोगों का ये कहना है कि यूपी और बिहार से वर्कर आके जॉब ले लेते हैं और लोकल लोगों के लिए जॉब नहीं मिलती। इस वजह से ये बिल लाना पड़ा, रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। तो यहाँ पे जो इशू है ना वो इंटर स्टेट माइग्रेशन का है। यहाँ पे हेट्रेड इमिग्रेशन के अगेंस्ट नहीं है, यहाँ पे ये इशू रीजनलिज्म का है। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब डेवलप कंट्रीज में माइग्रेंट वर्कर्स के अगेंस्ट पॉइंट्स दिए जाते हैं ना, तो फिर पक्ष में भी आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं कि वैसे भी लेबर की शॉर्टेज है यूएसए जैसे डेवलप कंट्रीज में, तो बाहर से आए माइग्रेंट वर्कर्स लेबर की शॉर्टेज को पूरा कर रहे हैं। बाहर से आए माइग्रेंट वर्कर्स बूढ़ी हो रही पॉपुलेशन को कंपनसेट कर रहे हैं। जैसे जापान में यह आर्गुमेंट दिया जाता है। जापान में एवरेज एज 48 के ऊपर है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं जापान में बाहर से लोग बुलाए जाएं तो वहाँ की बूढ़ी होती पॉपुलेशन को कंपनसेट किया जा सकता है। बट देखो माइग्रेंट वर्कर्स के पक्ष में ये जो आर्गुमेंट्स हैं ना, ये डेवलप कंट्रीज के संदर्भ में तो काम करते हैं बट इंडिया के संदर्भ में काम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इंडिया के संदर्भ में काम करता है हमारा संविधान। हमारा संविधान गारंटी देता है
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, कोई कहीं पर जाके काम कर सकता है। हमारा देश का संविधान आज़ादी देता है राइट टू वर्क की। इसलिए अगर इनके अगेंस्ट कोई बात करता है ना, तो फिर उसे छोटी बात माना जाता है। जैसे कर्नाटक की सरकार अभी कर रही है, डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है जॉब के लिए। ये फिर देखो संकीर्ण सोच है, ये नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट वाली सोच है। लेकिन राज्य सरकारें ना ऐसा करती हैं अपने इलेक्टोरेट को खुश करने के लिए। कर्नाटक में जो रूलिंग पार्टी है ना, इस केस में उसको फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट जाता है तो जाए। रूलिंग पार्टी फोकस कर रही है वोट पे। वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे बिल लेके आती हैं। बात सिर्फ कर्नाटक सरकार की नहीं है, जो भी राज्य सरकारें ऐसा लेके आती हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो देखो फेडरलिज्म का है, क्वेश्चन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का भी है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन क्यों है वो देखो इसलिए, अब जैसे बिहार से मान लीजिए माइग्रेशन होता है किसी राज्य में, फॉर एग्जांपल गुजरात में लगातार हो रहा है, लेकिन देखो इस केस में बिहार के सरकार की और नेशनल गवर्नमेंट की, उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि इतने सालों से आप कर क्या रहे हो, बिहार को क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हो। मतलब फाइनेंस कमीशन की तरफ से सबसे ज़्यादा पैसा बिहार को जाता है, बावजूद इसके बिहार से लगातार बेचारे वर्कर्स दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों जाते हैं वो दूसरे राज्य में काम करने के लिए, उनकी मजबूरी है। कोई अपना राज्य छोड़ के जाना नहीं चाहता, मजबूरी में वो जाता है अपना राज्य छोड़कर। और एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, आमतौर पे जो ये लोकल्स के लिए रिजर्वेशन वाले बिल आते हैं ना, ये सिर्फ अनस्किल्ड जॉब के लिए रिजर्वेशन की मांग करते हैं और स्किल्ड जॉब के लिए रिजर्वेशन की मांग ये नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है अनस्किल्ड पॉपुलेशन ही ज़्यादा है। अनस्किल्ड पॉपुलेशन को ही गोली देना आसान है, बिल्कुल लेमन टर्म में मैंने आपको बता दिया, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। लेकिन देखो इवन जो इंडस्ट्रीज़ है ना, इंडस्ट्रीज़ वाले भी ना लोकल लोगों को ज़्यादा जॉब नहीं देते, वो माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब देके ज़्यादा खुश होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि देखो जैसे कर्नाटक में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ये लगता है कि लोकल लोग को जॉब अगर देंगे ना तो वो कई बार दादागिरी करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, यूनियन बनाते हैं। लेकिन कर्नाटक में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब देंगी। फॉर एग्जांपल बिहार से आए लोगों को जॉब देंगी तो बिहार वाले माइग्रेंट वर्कर्स कर्नाटक में काम करेंगे, वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं, वो यूनियन नहीं बनाएंगे, चुपचाप काम करेंगे, वो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में आए हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। अब देखो कुछ सजेशंस देते हैं राइटर। सबसे पहला पॉइंट देखो, कुछ राज्य जो बार बार ये बोलते हैं ना हम ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल पूल में और बदले में हमें कम पैसे मिलते हैं। देखो बार बार ये चीज़ें बोलना, बार बार दूसरे स्टेट से आए माइग्रेंट वर्कर्स को भगाना या फिर उनके खिलाफ बोलना, ये चीज़ देखो सही नहीं है। विभिन्न स्टेट्स देश का पार्ट हैं। अगर स्टेट्स देश का पार्ट हैं, वो देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं और उन्हें देश से मिलता भी बहुत कुछ है। समझ गए? ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप है। कर्नाटक इंडिया का पार्ट है तो बदले में कर्नाटक को बहुत फायदा होता है। इसलिए कर्नाटक को नेशनल इंटरेस्ट में बात करनी चाहिए, देश की यूनिटी के अगेंस्ट बात नहीं करनी चाहिए कभी भी। फिर राइटर बोलते हैं देखो जॉब क्राइसिस तो हमारे देश में है। हमारे देश में देखो आज के समय में देश की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन हमारे देश में है। अगर देखो हम इतने युवाओं के लिए जॉब जनरेट कर पाते तो ये लीथल कम्बिनेशन होता, घातक कम्बिनेशन होता, फिर तो हमारे देश की इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ती। लेकिन सच्चाई ये है हम उतनी जॉब्स नहीं जनरेट कर पाए हैं। और आज के समय में तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन और AI आ रहा है, ऑटोमेशन, इनकी वजह से बल्कि और कम जॉब्स जनरेट होंगी। इसलिए देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कॉरपोरेट सेक्टर को, सिविल सोसाइटी को इस नेशनल इशू पे ना डिबेट करनी चाहिए। जॉब क्राइसिस, हर कोई इसी इशू के लिए मांग करता है कि जितनी जॉब्स हैं उसमें हमें रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन मांग इस चीज़ को लेकर होनी चाहिए कि जॉब्स का नंबर इंक्रीज करो।
फिर देखो ये नेक्स्ट पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का, माइग्रेशन क्यों हो रहा है इतने सालों से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फेडरलिज्म एंड नेशनल यूनिटी। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मतलब लोकल्स के लिए जॉब रिजर्वेशन, या फिर कई बार फिस्कल डिवल्यूशन पे आरोप लगते हैं, साउथ इंडिया के राज्य ये आरोप लगते हैं कि हमें ज़्यादा नहीं मिलता जितना हम कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो इन सीरियस इश्यूज़ को पे बात करने के लिए, इन पे सहमति बनाने के लिए नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, इस बॉडी को रिवाइव करना जरूरी है। इस प्रकार के जो सीरियस मैटर्स हो ना, उनको लेके इस काउंसिल में डिस्कशन हो तो ज़्यादा अच्छा है। फाइनली इवन देखो कॉर्पोरेट सेक्टर की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, कैसे वो अनस्किल्ड वर्कर्स को ट्रीट करती हैं। ऐसा तो नहीं कि वो अनस्किल्ड वर्कर्स का फ़ायदा उठाती है। कॉर्पोरेट ग्रुप्स को पता है कि इन्हें जॉब की आवश्यकता है, तो जितने कम पैसे दें ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे आरोप देखो लगते हैं एक्सप्लॉयटेशन वाले, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कुल मिला के ये कर्नाटक का जो रिजर्वेशन बिल है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम का सिम्टम है, लेकिन सिम्टम को एड्रेस करने से कुछ नहीं चलेगा। बड़ी जो प्रॉब्लम है जो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस की, उसको एड्रेस करना जरूरी है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री मोदी की रशिया विजिट के रिपरकशंस से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा पर गए थे। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच जबरदस्त बोनहोमी देखने को मिली, मतलब वार्मर रिलेशंस देखने को मिले। लेकिन ना इस गर्माहट का, इस वार्मथ का विरोध किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, इसके अलावा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, इन सब ने डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की प्रधानमंत्री मोदी की रशिया विजिट पर। जहां एक तरफ देखो भारत जो है इस बात पर फोकस कर रहा है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जाना चाहते हैं, कहीं कहाँ नहीं जाना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है भारत जो है वो कुछ कंसर्न्स भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की रशिया विजिट से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ना हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया है रशिया के साथ। तो इस प्रकार से थोड़ा यूएसए समेत दूसरे देशों को इंडिया शांत करने की कोशिश कर रहा है कि रशिया, भारत के प्रधानमंत्री बेशक गए लेकिन हमने कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं किया है उनके साथ। देखो राइटर कहती हैं ये बात सच है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, बट प्रधानमंत्री मोदी का रशिया में जाना ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। देखो 2 साल हो गए यूक्रेन और रशिया के बीच में वार स्टार्ट हुए। शुरुआत में रशिया के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं थी। शुरुआत में आपको याद होगा एकदम से रशिया ने गलत आंक लिया था यूक्रेन की शक्ति को। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यूक्रेन के लोग एकजुट हो गए, काफ़ी ऑफेंसिव हो गया यूक्रेन। और रशिया ने जो सोचा था कि 4 दिनों के अंदर हम कीव पे कब्जा कर लेंगे, वो रशिया की एक बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन साबित हुई। शुरुआत में बहुत सारे सोल्जर्स रशिया के मारे गए। शुरुआत में इवन रशिया की सरकार ने ज़बरदस्ती से वो रशिया के यूथ को आर्मी में भर्ती करने लगे, और इस चक्कर में बहुत सारे अमीर जो लोग हैं वो रशिया छोड़ के जाने भी लगे। समझ गए? तो रशिया एज ए वर्ल्ड पावर, बहुत क्वेश्चंस उठे रशिया पे, और बोला गया कि रशिया अब एक बड़ा पावर नहीं है, छोटा मोटा देश है। तब देखो नाटो के द्वारा यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे थे। बट अब तो देखो सिचुएशन चेंज हो चुकी है। 2 साल बाद आज कैसी सिचुएशन है, रशिया ने जो 10-15% यूक्रेन के एरिया पे कब्जा किया था ना, रशिया अब अच्छे से वहाँ पे इस्टाब्लिश हो चुका है। रशिया उस एरिया को अपने देश में मिला चुका है, और यूक्रेन वो एरिया अब रशिया से वापस नहीं ले पा रहा है। और देखो इस सिचुएशन में स्टेटस को जो है ना, मतलब कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो वो तो रशिया के हित में है। रशिया के हित में इसलिए क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के 15% के आसपास एरिया पे कब्जा कर लिया है। अगर यूक्रेन इसे नहीं छुड़वा पा रहा है तो इसका मतलब रशिया की जीत। पहले तो बाइडेन जो थे वो तो
यूक्रेन की सपोर्ट में थे। लेकिन अब अगर ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, इलेक्शन होने वाले हैं जल्द ही यूएस में भी, अगर ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, वो तो देखो हमेशा से इस चीज़ के पक्ष में है कि यूक्रेन को कम से कम सपोर्ट दी जाए और रशिया के अगेंस्ट जो एनमी एटीट्यूड है, दुश्मन वाला रवैया है, उसे थोड़ा लिबरल बनाया जाए। समझ गए? थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच रशिया के अगेंस्ट, ऐसी ट्रंप की सोच है। तो अगर ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो देखो वैसे भी फिर यूक्रेन को मदद मिलेगी नहीं, और रशिया जो है वो आप कह सकते हो कि युद्ध जीतने वाली सिचुएशन में है। औपचारिक रूप से बेशक कुछ डिक्लेरेशन ना हो कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन डिप्लोमेटिक सर्कल्स में फिर कहा जाने लगेगा कि रशिया ये युद्ध जीत गया क्योंकि यूक्रेन कुछ कर नहीं पाएगा और रशिया ने यूक्रेन का एरिया ले लिया, अपने साथ मिला लिया और यूक्रेन कुछ नहीं कर सका। ये तो देखो मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया। अब देखो प्रधानमंत्री मोदी की जो रशिया विजिट है ना, वो ये चीज़ एक्नॉलेज करती है कि रशिया जो है अब अपने सबसे बुरे टाइम से बीत चुका है, अपने सबसे बुरे टाइम को पीछे छोड़ चुका है। इसलिए अब जो एनुअल समिट इंडिया और रशिया के बीच हर साल होता था वो बंद हो गया था, उसे फिर से चालू करने का, फिर से रिज्यूम करने का फैसला लिया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और जो जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आई ना इस विजिट के बाद, उसमें ना कहीं रशिया के क्लेम्स को स्वीकार किया गया है। जैसे जॉइंट स्टेटमेंट में कन्फ्लिक्ट अराउंड यूक्रेन बोला गया है, कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन नहीं बोला गया है। समझ गए? इन यूक्रेन बोला जाता कि यूक्रेन के अंदर लड़ाई हो रही है, तो इसका मतलब यूक्रेन का स्टैंड जो था उसको इंडिया स्वीकार करता कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और ये इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन है। लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट में रशिया जो टर्म यूज करता है ना, कन्फ्लिक्ट अराउंड यूक्रेन, वो वर्ड यूज किया गया है। तो इसका मतलब इंडिया ने रशियन क्लेम को स्वीकार किया है। ये छोटी छोटी चीजें ना डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बहुत मायने रखती हैं। एक और रेफरेंस जॉइंट स्टेटमेंट में, एप्रिसिएशन फॉर पीस प्रपोजल्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉज एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूएन चार्टर। मतलब जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात कि पीस प्रपोजल्स के लिए एप्रिसिएशन, जबकि यूक्रेन ये कहता है कि पीस प्रपोजल का कोई स्कोप ही नहीं है, रशिया ने हमारे ऊपर अटैक किया है, वो छोड़ के जाए, इसमें पीस है। इवन यूक्रेन कोई बात ही नहीं करना चाहता पीस प्रपोजल पे। समझ गए? इसके अलावा इंडिया ने देखो जब से वार स्टार्ट हुआ है ना, क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को। यूनाइटेड नेशंस में 20 बार इंडिया ने एब्सटेन किया जब जब रशिया को क्रिटिसाइज करने वाला बिल आया। इवन 11 जुलाई को जब देखो रशिया के एक स्ट्राइक से, डेडली मिसाइल स्ट्राइक से बच्चों के हॉस्पिटल को काफ़ी नुकसान पहुंचा, बच्चों की जान गई, इवन तब भी इंडिया ने एब्सटेन किया। इंडिया ने उस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट नहीं दिया जिसमें यह कहा गया था कि रशिया तुरंत सीज फायर करे। इवन आप ये देख लीजिए किस प्रकार से यूक्रेन ने ना इंडिया से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की, इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आप सिर्फ ना ह्यूमैनिटेरियन एड मत भेजिए, आप दूसरी कंपनीज को भेजिए कंस्ट्रक्शन के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाइए। इंडिया ने यूक्रेन की सभी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इंडिया जो था वो रशिया की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता था। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की रशिया विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ का समिट अटेंड करने के लिए नहीं गए थे अस्ताना कजाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे जाते तो वहाँ पे उन्हें सी जिनपिंग के साथ में फ़ोटो खिंचवानी पड़ती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने डिसाइड किया कि चाइना के राष्ट्रपति के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाएंगे, पुतिन के साथ फ़ोटो बेशक खिंचवा लेंगे। ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच वेस्टर्न कंट्रीज़ की अप्रोच के अगेंस्ट है। वो बल्कि ना चाइना के साथ इवन कोऑपरेट करने को तैयार हैं, यूएसए जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ रशिया पे लगाम लगाने के लिए चाइना के राष्ट्रपति के साथ वो डील करने को तैयार है। इंडिया उल्टा चल रहा है उनसे, अपने हिसाब से इंडिया सही चल रहा है। इंडिया कहता है कि नहीं, हम चाइना से डील नहीं करेंगे, हम पुतिन के साथ फोटो खिंचवाने को तैयार हैं, रशिया के साथ डील करने को हम तैयार हैं। अब आप एक चीज ये देखिए, यूएसए ने ना इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं, जैसे ओकस बनाया है, क्वाड बनाया है। बट इंडिया ना हमेशा एक चीज़ बोलता है, जो हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, कि क्वाड एक मिलिट्री ग्रुप नहीं है, क्वाड एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव नहीं है। तो बार बार देखो ऐसा बोल के इंडिया ना एक प्रकार से, सीधे लफ्जों में बोलूं
तो यूएसए और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ना अपनी इंपॉर्टेंस कम कर देगा। एक तरफ रशिया के साथ में कोऑपरेट करना, डील करना, संबंध मजबूत बनाना, दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में जहां यूएस के बाकी जो देश हैं, मतलब बाकी जो मित्र देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, सब यूएसए के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट। बट इंडिया उतना एग्रेसिव नहीं है। इंडिया बोलता है क्वाड एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव नहीं है, मिलिट्री इनिशिएटिव नहीं है, तो ज़्यादा कोऑपरेशन हो नहीं पा रहा है क्वाड को लेके। जबकि दूसरे जो ग्रुप है ना वो बल्कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे ओकस वगैरह हैं। तो ऐसे तो इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाएगी। और किसके लिए? वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, मतलब समझ गए। फिर राइटर ये बोलती हैं, जैसे देखो जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा पर गए थे ना, उसी समय यूएस का ना 4 और इंडो पैसिफिक कंट्रीज के साथ में समिट हो रहा था। लीडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लीडर ऑफ न्यूजीलैंड, लीडर ऑफ साउथ कोरिया, लीडर ऑफ जापान। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो ये 4 इंपॉर्टेंट देश हैं उनका लीडर्स का यूएसए के लीडर के साथ मिलना, लेकिन उसमें इंडिया नहीं है। तो ये चीज़ भी देखो इंडिया को सही नहीं लगेगी। तो अभी देखो 28 जुलाई को ना क्वाड का समिट होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या क्वाड में इंडिया एनर्जी इन्वेस्ट कर पाएगा? क्या इंडिया ये दिखा पाएगा बाकी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स को इंडिया भी क्वाड के प्रति कमिटेड है? रशिया के साथ हमारी जो संबंध है वो क्वाड को सेक्रीफाइस करके नहीं है। फिर लास्ट में राइटर पॉइंट देती हैं जियो इकोनॉमिक वाला, प्रधानमंत्री मोदी की रशिया यात्रा, इसके देखो जियो इकोनॉमिक एंगल भी है। जियो इकोनॉमिक एंगल देखो ये है, जैसे देखो यूक्रेन रशिया वार ख़त्म भी हो गया ना, तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ रशिया के ऊपर सैंक्शंस हटा लेंगे, रशिया के ऊपर लगे प्रतिबंध हटा लेंगे, नहीं। तो इंडिया अभी जो इस सिचुएशन में रशिया से सस्ता ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो देखो आगे भी करता रहेगा, और वेस्ट को ये बात सही नहीं लगेगी। रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। रशिया का जो फार ईस्ट वाला एरिया है व्लादिवोस्तोक, यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इंडिया और रशिया ने मिलकर एक मैरीटाइम कॉरिडोर भी सोचा था, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। हालांकि अभी तक ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। इंडिया की कंपनीज रशिया के फार ईस्ट में एनर्जी जो फील्ड्स हैं ना उनको एक्सप्लोर कर रही हैं। एनर्जी फील्ड्स मतलब जहाँ पे ऑयल रिसोर्स है, उन सब जगहों को इंडिया की कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं। और रशियन इन्वेस्टमेंट से हमारे देश की जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है वो और मजबूत होगी। जैसे देखो गुजरात बेस्ड वादीनार रिफाइनरी है, इसमें ना रशिया की जो कंपनी है ना रोजनेफ्ट, इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इस प्रकार की। $23 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रशिया की इस रोजनेफ्ट कंपनी ने की है। बदले में देखो इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ना, उन्होंने भी रशिया की ऑयल फील्ड्स में $15 बिलियन तक के स्टेक्स परचेज किए हैं। अभी तक तो देखो इंडिया रशिया से इस प्रकार से डील कर रहा है ना, तो सैंक्शंस नहीं लगे हैं इंडिया और इंडिया की कंपनीज के ऊपर। इंडिया ने ये एज्यूम किया है फ्यूचर में ऐसा करना सेफ रहेगा। बट देखो बहुत कुछ ना एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आगे क्या होता है यूक्रेन रशिया वार में। इसके अलावा यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन जीतता है, ट्रंप जीते तो वो क्या पॉलिसीज अपनाएंगे, इस प्रकार से क्या यूएस इन सब इश्यूज़ पे अपना स्टैंड चेंज कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो देखो इंडिया रशिया रिलेशंस में स्ट्रॉन्ग भरोसा जताया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये जो बेट है वो कितनी सही साबित होती है आने वाले समय में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कारगिल वार या कारगिल कन्फ्लिक्ट से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। कारगिल वार कब हुआ था? 1999 में हुआ। ये था अप्रैल के महीने में। बहुत सारे जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, घुसपैठिए हैं, पाकिस्तान से इंडिया के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आ गए और उन्होंने हाई पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी पहाड़ों की जो चोटियां हैं ना उनको ऑक्यूपाई कर लिया।
इंडियन आर्मी को इसकी सूचना मिली 3 मई को। 3 मई को सूचना मिली थी। उसके बाद धीरे धीरे फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया, ऑपरेशन विजय स्टार्ट हुआ और फाइनली ये ऑपरेशन विजय खत्म हुआ 26 जुलाई को। 26 जुलाई का जो दिन है इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, सम्मान देने के लिए उन भारतीय सोल्जर्स और ऑफिसर्स को जिन्होंने बलिदान दे दिया देश के लिए। लेकिन देखो ये बात सच भी है कि भारत की जो स्ट्रेटजी रही ना कारगिल कन्फ्लिक्ट के दौरान, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या गलतियां की भारत ने कारगिल कन्फ्लिक्ट के दौरान? उससे पहले मैं एक चीज आपको यह बता दूं, बहुत मुश्किल होता है इतनी हाई पोजीशंस पे ऑपरेशन चलाना। कारगिल जो टाउन है ना, वो अपने आप में ऑलमोस्ट 2500 मीटर की हाइट पे है। ये देखो कारगिल जो है टाउन अपने आप में 2676 मीटर की हाइट पे है। द्रास जहां पे ऑपरेशन चलाया गया ये 3300 मीटर की हाइट पे है। और इन टाउन्स के आसपास जो माउंटेन हैं उनकी हाइट्स 4800 मीटर 5500 मीटर के आसपास हैं। तो इतनी ज़्यादा हाइट पे ना ऑपरेशन चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर एयर का होता है, इसलिए जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रेंज तो इंक्रीज हो जाती है, जैसे बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया गया, रेंज इंक्रीज हो गई, लेकिन ना एक्यूरेसी बहुत कम हो जाती है और ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इतने ठंड में बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, सर दर्द होने लगता है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो बहुत सारे सोल्जर्स की जो डेथ है ना वो तो क्लाइमेट के कारण भी हुई। बाद में इंडियन आर्मी ने ना जिन यूनिट्स को यहाँ पे तैनात किया ना, उससे पहले उन्हें ट्रेन किया गया ताकि वो वेदर से अपने आप को, वेदर के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। समझ गए? ये भारतीय आर्मी ने स्टेप लिया था क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स जो देश के दूसरे इलाकों से लाए गए थे सीधा उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया गया, तो वो वेदर के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे थे, जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में उन्हें समझ में आया पहले उन्हें थोड़ा समय देते हैं ताकि वो वेदर के अनुसार अपने आप को ढाल सकें, फिर उन्हें जंग के मैदान में उतारते हैं। अगर देखो अब बात करें गलतियां क्या की गई, सबसे बड़ी बात तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर, इतने सारे घुसपैठिए जिनमें से बहुत सारे पाकिस्तानी सेना के जवान थे, वो देश के अंदर आ गए, उन्होंने हाई पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से हुई। दूसरी चीज, बहुत समय लगा दिया हमारी फोर्सेस ने जवाब देने में। मतलब जब उन्हें पता लग गया ना कि हाँ भाई पाकिस्तान की फोर्सेस ने या फिर पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स ने ऑक्यूपाई किया है हाई पोजीशंस को, उसके बाद भी काफी समय लग गया फोर्सेस को मोबिलाइज करने में। तीसरी चीज, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था दोनों फोर्सेस के बीच में। यूं भी कहा जाता है कि एयरफोर्स का अच्छे ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स बोल देते हैं कि एयरफोर्स की अपनी लिमिटेशंस थी यहां पर ऑपरेट करने की। इवन सरकार ने हाथ बांध दिए थे इंडियन एयरफोर्स के, ये बोला था आप किसी भी कीमत पे पाकिस्तान नहीं जा सकते, एलओसी को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था कि ये किसी भी कीमत पे फुल फ्लेज वार में तब्दील नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अभी अभी दोनों देशों ने ना न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए थे, तो पूरा वर्ल्ड डर रहा था कहीं दोनों के बीच में ये कारगिल कन्फ्लिक्ट फुल फ्लेज वार में ना तब्दील हो जाए। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि आप एलओसी क्रॉस नहीं करोगे, तो इंडिया ने एलओसी को क्रॉस नहीं किया। तो ये एक क्रिटिसिज्म होता है इंडिया का कि इंडिया ने डर डर के स्टेप लिया कारगिल कन्फ्लिक्ट में। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोग तारीफ भी करते हैं कि इंडिया ने बढ़िया बढ़िया ढंग से इन्फिल्ट्रेटर्स को निकाला और इसे वार में तब्दील नहीं होने दिया। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया की कारगिल कन्फ्लिक्ट के दौरान जो स्ट्रेटेजी रही उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज के समय में कारगिल जैसा कन्फ्लिक्ट फिर से पॉसिबल है? देखो इसका आंसर है बिग नो। क्योंकि देखो आज के समय में सरकार ने ना कारगिल कन्फ्लिक्ट से बहुत लेसन सीखे थे। आज के समय में बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब इतनी बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेटर्स देश के अंदर आ जाएं वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बेशक थोड़े बहुत एक एक दो दो तीन तीन करके आतंकवादी आते हैं जिनको कई बार डिटेक्ट कर लिया जाता है, कई बार नहीं किया जाता है, बट इतनी बड़ी संख्या में इन्फिल्ट्रेटर आ जाएंगे और हायर पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, वो आज के समय में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और आज के समय में तो आपको पता है टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, ड्रोन वगैरह आ गए हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाना। और दूसरा,
ड्रोन की सहायता से वार करना, मतलब वार का जो स्वरूप है ना पूरी तरह से चेंज हो गया है ड्रोन के आने के बाद में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के आने के बाद में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कारगिल कन्फ्लिक्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है लोकल्स के लिए जो रिजर्वेशन वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया ना, उस इश्यू पर 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।